नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीर। एक बार फिर से आपके साथ। सभी कैसे हैं? काफी टाइम हो गया है क्लास को लगे हुए। लगभग एक महीने से ज्यादा हो गया है। एक मंथ पहले क्लास लगी थी अपनी साइकोलॉजी की, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा चाहता हूं सबसे पहले कि क्लास काफी देर हो गई है। कुछ रीजंस है, कुछ कारण है क्लास नहीं लगने के। पर्सनल रीजंस है। सभी से क्षमा चाहता हूँ। अब रेगुलर जो मैं मेन पॉइंट की जो बात करेंगे अपन, जैसा कि आपको पता लगा होगा कि रीट की जो विज्ञप्ति है, जो 18 तारीख को यानी कि कल, आज कल में इसकी जानकारी मिलने वाली है। जल्दी ही रीट के बारे में कोई नई जानकारी अपन को मिलेगी, अपन को सुनने को मिलेगी। उस हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। आज से जो रेगुलर जो अपना मनोविज्ञान की जो जितना भी बाकी रह रहा है उसको कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी क्लास में जो सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में जो अपन मनोविज्ञान की जो बात कर रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा है मनोविज्ञान। आपको पता होगा मैं क्या पढ़ाता हूँ, मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ आपको, सभी को पता होगा। मनोविज्ञान, ठीक है। इसकी बात करें अपन ने क्या पढ़ा रखा है, मैं आपको एक बार रिकवर करवा देता हूँ। पहले क्या पढ़ रखा है, अभी जो आज सबसे पहले ऑनलाइन आ जाएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी। जो भी आपने ग्रुप बना रखे हैं ना, सबसे पहले आप क्लास को वहां पर शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे रह रहे थे, जो जुड़े रही हैं, वो जल्दी से जुड़ जाए और उनको पता चल जाए कि क्लास लग चुकी है। जो भी टाइम है आपको टाइम भी बता दिया जाएगा, रेगुलर कौन से टाइम पे क्लासें लगेगी। इससे पहले की जो एक क्लास लगी थी वो रिकॉर्डेड क्लास थी, वो मैंने आपको बता दिया था उसी टाइम ऑनलाइन आई जब क्लास, क्योंकि वो पहले बन चुकी थी लेकिन क्लास डली नहीं थे। वो कोई प्रॉब्लम इशू टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो वो डल नहीं पाई थी। ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर यूनिट की। बात करें अपन, पहली यूनिट, थर्ड यूनिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट, यानी कि फोर यूनिट की अपन बात कर रहे थे। अगर आप देखोगे पिछली क्लास में, आपको डिस्क्रिप्शन पे जाके आप लिंक देख ले एक बार पहले। आप वहां पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज की क्लास में हो सकता है पढ़ाई का थोड़ा सा कम मैटर मिल जाए, लेकिन जो भी आपको डाउट था वो एक महीने पहले जो आप भूल चुके हो वो मैं आपको याद दिला दूंगा कि क्या चल रहा है अपनी लाइफ में। अपनी सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में क्लासें नहीं लगी हुई है, मेरी क्लासें लगेगी अब। अभी पहले मैंने देखा इसमें कि क्लासें नहीं लगी हुई है, सब लगभग सभी सर बिजी हैं अब, लेकिन अपनी जो मनोविज्ञान की वो क्लास लगेगी। आगे जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो। एक महीने से जो क्लास नहीं लग पा रही है, जो जहां लगी थी पहले क्लास महीने पहले, देखो सबसे पहले बात आपको पता होगा कि सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार जो अपना निःशुल्क सेवा दे रहा है, आपको पता होगा रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो रही है। इसमें रेगुलर टेस्ट सीरीज बनी हुई है। पटवार का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम था, रीट का एग्जाम हो, मनोविज्ञान के क्वेश्चन हो, विज्ञान के क्वेश्चन हो, सामाजिक के क्वेश्चन हो, जीके के क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन लगभग आपको अपडेट मिल रहे हैं, बने हुए हैं। सर रेगुलर इस पे मेहनत कर रहे हैं, हम सब इस पे लगे हुए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। रही बात, सभी स्टूडेंट मुझसे मैसेज करते थे, पर्सनल मैसेज आते थे और पर्सनली बोलते थे कि सर क्लास कब से लगेगी। मैंने अभी पहले थोड़े दिन पहले जैसे मैं फ्री हुआ था तो मैंने पुराने वीडियोस में जो देखे हैं मैंने उसमें, और क्लास के कमेंट आपके देखे। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आपको कि आप बने हुए हैं उसमें और क्लास के बारे में बोला है। तो बच्चों ने उसके एग्जाम्पल दिए, उनके बारे में बताया मुझे और क्लास के बारे में बताया। थैंक यू, मैं आपको बहुत तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ आपको कि आप क्लास में अपडेट बने हुए हैं, ग्रुप में बड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, विश्वास बनाए रखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप विश्वास के साथ चलते हैं और विश्वास को बना के रखते हैं। ठीक है। इसी विश्वास के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा और आपको यही कहूंगा कि आप रेगुलर बने रहें। नीट की वैकेंसी जैसे आ चुकी है, आपका मनोविज्ञान का पूरा पाठ करवाया जाएगा। समय मिला तो टीचिंग मेथड की भी बात करेंगे अपन। सभी मैटर में आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। अभी तक बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है इस क्लास को और बहुत ही ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि हाँ मनोविज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आगे भी ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चलिए, तो मैं अब मोटी बात, अपन क्लास की बात करते हैं कि क्लास कहाँ तक थी पहले। देखो यूनिट 4 की अपन बात कर रहे थे और मैंने जैसा आपको बोला था कि यूनिट 4 में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं थी, ये समायोजन की बात कर रहे थे अपन। आपको पता होगा किस चीज़ के बारे में, समायोजन के बारे में बात कर रहे थे। समायोजन की बात करें अपन तो इसमें क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था आपको। तो ये अपन क्या करेंगे इसमें कि जो क्वेश्चन रह रहे थे, जो क्वेश्चन बाकी थे पहले हो नहीं पाए थे, तो अपन ये यूनिट 4 के बाद में एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको लेके आऊंगा और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा और यहाँ पर भी अपन टेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है।
जैसे भी होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मैंने बताया है कि मैं वही क्वेश्चन ज्यादा करवाता हूँ जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, सीटेट के एग्जाम में, बीटेट के एग्जाम में, आरटेट के एग्जाम में, पिछली वाली जो 3-4 रीट हुई है उनके एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अपन बात करेंगे। चलिए, तो सभी जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाए। जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उनको, जो भी क्लास में है सभी को राधे राधे। सभी जुड़े हुए हैं क्लास में, और क्लास को अब रेगुलर बनेगी, नोटिफिकेशन आता है आप शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे बच्चों को जल्दी जल्दी पता चले जो पहले बने हुए थे। ठीक है, चलो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर मुझे बोलते थे क्लास में, ऐसे मैंने नंबर सेव कर रखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट के जो मैसेज करते थे, जो कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मैं उनके नंबर सेव कर लेता था। तो उनके मैसेज आते रहते थे कि सर क्लास कब लगेगी, क्लास कब लगेगी, को क्वेश्चन भी करते रहते थे, समायोजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए उन्होंने। तो ऐसे बातें होती रहती है, बातें जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो समायोजन की अपन बात कर रहे थे। पिछले वाली क्लास की अगर मैं बात करूं आपसे, तो समायोजन के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, और समायोजन में प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दो विधियों की अपन बात कर रहे थे। समायोजन एडजस्टमेंट क्या होता है कि अपन किसी भी समस्या के प्रति, अगर मान लो कोई आपके सामने समस्या आ जाती है और आप उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे, तो एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और समायोजन सभी करते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं समायोजन नहीं करता हूं, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव हो जाता है, वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है। ये बात गलत है कि कोई ऐसा बोलता है कि समायोजन मैं क्यों करूं, सामने वाला करे। अरे सामने वाले भी आप ही हो, आपको भी समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन हर जगह होता है, हर क्षण होता है, हर एक बात में होता है, हर एक जगह होता है, हर एक चीज में होता है। अब कैसे समायोजन करते हैं अपन, इसको मनोविज्ञान में किस तरह से इसको पढ़ा जाता है और किस तरह से कहां कहां पर समायोजन होता है, इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको दो विधियां बताई थी समायोजन एडजस्टमेंट करने के लिए, प्रत्यक्ष विधि, एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष जैसा कि पता चल रहा है, डायरेक्ट इससे पता चल रहा है, एक मेथड था आपको पता होगा, इसी जगह मैंने लिखा था प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। कौन सा था? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें, यानी कि जब आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो डायरेक्ट तरीके से उस चीज का समाधान करते हो, यानी कि उस समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हो, प्रत्यक्ष तरीके से, डायरेक्ट तरीके से। सिंपल सी बात है, जैसा कि वर्ड में पता चल रहा है, इतना डीप नहीं जाएंगे अपन, इतना मत सोचो। जब समस्या के प्रति सीधे स्थापित कर दो, आप सीधे तरीके से स्थापित कर दो, सीधे तरीके से उस समस्या को समाधान कर दो, तो वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट मेथड हो जाता है, प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। या तो आप समस्या की बाधा को बारे में समझो, मैंने आपको इसमें 5-6 टास्क भी लिखाए थे कि किस तरह से जैसे समस्या के बारे में जानते हैं, समस्या का विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में लक्ष्य को परिवर्तन कर देते हैं, अगर नहीं होता तो फिर दूसरा लक्ष्य बनाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। मान लो कोई उस समस्या का समाधान करने के लिए अपन जो समायोजन कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो उसका मार्ग चेंज कर देते हैं। चलो भाई ठीक है, इस रास्ते को छोड़ो, दूसरा मार्ग देखते हैं, दूसरा नहीं होता तीसरा मार्ग देखते हैं। अरे भाई, अगर मान लो आप एमए की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, आप एक बार तैयारी करने पर सिलेक्शन नहीं होता है, पास नहीं हो पाते हो, तो आप क्या करते हो? अपनी स्ट्रेटेजी बदल देते हो। क्या करते हो? आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल देते हो। अरे यार, मैं 6 घंटे पढ़ता था, नहीं हो पा रहा है, क्या तरीका है, कहाँ कहाँ कमी रह गई, उस कमियों के बारे में आप विश्लेषण करते हो। फिर विश्लेषण करोगे, जानोगे हाँ यहाँ पे कमी रहेगी, पूछोगे किसी से, तो आप चेंज कर दोगे अपने आप को, थोड़ा परिवर्तन कर दोगे, बदल दोगे, थोड़ा सा और ज्यादा समायोजन एडजस्टमेंट आप करना चाहोगे अपनी पढ़ाई के साथ। ठीक है, वही चीजें, सारी चीजें यहाँ पर थी जो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताई थी। ठीक है, दूसरा मेथड आता है, अगर दूसरे मेथड की मैं बात करूं आपके सामने, तो अप्रत्यक्ष विधि, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि समस्या का समाधान, यानी कि जो आपकी एडजस्टमेंट कर रहे हो, आप समस्या का समाधान कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट तरीके से ना करके इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि कोई आप अब क्या लगाओगे? जुगाड़ लगाओगे, आप कोई अन्य मार्ग ढूंढोगे, यानी कि युक्तियां लगाओगे। आप क्या लगाओगे दोस्तों? युक्तियां। अब जहां पर आप जुगाड़ लगाने लग जाते हो, युक्तियों का प्रयोग करने लग जाते हो, तो वहां पर क्या हो जाती है? इनडायरेक्ट मेथड लग जाता है, डायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट होता है कि आपके ऑन स्पॉट कोई समाधान करना है, आपको समस्या का समाधान करना है, और ऑन स्पॉट हो जाता है, वो चीज खत्म हो जाता है प्रत्येक तरीके से। इन तरीके से, जैसे मान लो आपके सामने कोई एक क्वेश्चन आ गया, आप सॉल्यूशन निकालना है आपका, इस चीज का सॉल्यूशन खत्म करना है, तो आप दिमाग लगाओगे, युक्तियां लगाओगे उस चीज से बाहर निकलने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए। एक तो होता है कि पहला क्वेश्चन
राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर, खत्म बात। अब ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि राजस्थान की राजधानी, 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो अब अपना याद नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? दिमाग लगाओगे अपना, कुछ अलग अलग तरीके से खेलोगे उसको। कोई मान लो डीप क्वेश्चन आ जाता है, ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन बात कर लिया। कोई ऐसा मनोविज्ञान का क्वेश्चन आ जाता है, कुछ अजब अलग चीजें आ जाती है, तो आप अलग युक्तियां लगाओगे उसको करने के लिए। अप्रत्यक्ष विधि यही विधि है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष विधि आपको समझ में आ गई। डायरेक्ट तरीके से समस्या का समाधान नहीं होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है, जिसमें आप युक्तियां लगा देते हो। मैंने आपको लिखा दिया है वहां पर पहले वाली क्लास में, इसकी डेफिनेशन आप वहां जाके देखें, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगी। जब आप जुगाड़ का प्रयोग करने लग जाते हो, युक्तियों का प्रयोग करने लग जाते हो, तो इसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, ठीक है। अब जब ये युक्तियों का प्रयोग करने लग जाओगे तो इनमें क्या होती है? रचनाएं होने लग जाती है। इसको शोधकर्ता भी बोलते हैं, मनोरचनाएं भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है जितना आप इससे ज्यादा रखोगे याद। अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग युक्तियां आपको पढ़नी पड़ेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन युक्तियों की बात करने वाले हैं, ठीक है। जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। और अलग अलग आप रीड के कितने भी एग्जाम देख लेना, बस एग्जाम्पल आते हैं और वो युक्तियों का नाम पूछता है। युक्तियों का मतलब क्या है? इसमें अपन 15 16 या 10 12 15 जितने भी हैं अपन उनकी बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं समस्या का समाधान करने के लिए। हर बच्चे में, हर एक व्यक्ति में क्या क्या चीजें ऐसी पाई जाती है कि अपन अपने जीवन में, अपने जीवन में जो भी अपन समस्या का समाधान करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, वो नाम अपन पढ़ेंगे, वो नाम मैं लिखाऊंगा और ये क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी एक बार क्लास को बता दे कि कैसी क्लास लग रही है आज की क्लास में। मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्लास से पहले मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि काफी दिन हो गया है, पता नहीं घुसा भर चुका होगा दिमाग में, भूल गए होंगे बहुत से बच्चे, तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि रीड की पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सीटेट की पढ़ रहे हैं, पटवार की पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चल क्या रहा है भैया। तो सभी ये सोच रहे होंगे, लेकिन रेगुलर अब बना रहेगा। मुझे खुद को शर्म आने लगी थी कि क्लास में लग रही तो बच्चे पूछते थे मैं कब से झूठ बोलूं, लेकिन अब रेगुलर है क्लास अपनी, आप अपडेट बने रहे, ठीक है। एक दो दिन अगर गैप भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है, काम तो आते रहते, लाइफ तो चलती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। चलो, तो ये समझ में आया आपको सभी को? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मैटर, डायरेक्ट मैटर। बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट मैटर की, उन युक्तियों के बारे में, उन शोधकर्ताओं के बारे, उस शोध चीजों के बारे में जिससे समस्या का समाधान किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट, आप इसका तो क्या लेना पहले ले चुके होंगे, मिटा देते हैं, फिर नए अपन युक्तियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज समझना। अब जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा और एक एक चीज लिखते चलना आप, ठीक है। चलिए, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रक्षेपण की। ये अप्रत्यक्ष विधि का जो एक पहला टास्क है। देखो, अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्रक्षेपण। प्रक्षेपण करना। अगर प्रक्षेपण समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रक्षेपण का मतलब होता है आरोपित करना। आप ये भी नाम लिख सकते हो। बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई भी एग्जाम्पल नहीं बताएगा जब तक मैं पूरा क्लियर नहीं कर दूं। लिखने के बाद देखो, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें समझने को, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन चीजों में कि सर एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आया। एक ही एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे जिसमें पूरा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक मैं लिखाऊंगा नहीं, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, आप तो बीच में नहीं बोलेंगे। इसके बाद लिखेंगे, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि कोई डाउट, एनी डाउट, कोई समस्या, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बताएं, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे चलेंगे अपन। प्रक्षेपण करना, प्रक्षेपण नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका नाम है दूसरा आरोपित करना। क्या नाम है? आरोपित करना, ठीक है। प्रक्षेपण करना, देखो नाम एक दो बार बोल के देखो आप इसको, प्रक्षेपण कर रहा है, प्रक्षेपण करना, यानी कि माध्यम में कमी नहीं बताएगा, दोष बताएगा दूसरों को। किसको? दूसरों को दोष बताएगा। क्या होता है कि आपने देखा होगा
मान लो कोई व्यक्ति को, किसी इंसान को आपने कोई कार्य करने को दिया। मान लो वो बहुत अच्छा डांसर है, मान लो बहुत ही अच्छा सिंगिंग करता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मान लो मैं हूं, आप हो, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूं। अब क्या हुआ कि मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, मैंने डांस करने के लिए, किसी ने, बहुत सारों ने बोला मुझे कि डांस करो कुलदीप सर, डांस करो डांस करो। मैं कॉन्फिडेंस में था, डांस करने जैसे ही मैं प्ले में गया, मैं जैसे ही ग्राउंड में गया डांस करने, और मैंने आंगन में जैसे ही डांस करना शुरू किया, और मेरा डांस फेल हो गया और मैं गिर गया, कुछ भी हो गया। अब क्या होता है कि मैं अपने डांस की जो कमियां थी उसको छुपाने के लिए क्या बोला मैंने, क्या बोला कि ये तो ग्राउंड ही अच्छा नहीं था, ये जगह ही अच्छी नहीं थी, ये म्यूजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर शोर शराबा ज्यादा हो रहा था। यानी कि अपने दोषों को छुपाने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, अपने दोषों को छुपाने के लिए, जो अंदर मेरे अंदर कमियां हैं उसको छुपाने के लिए मैं दूसरों के अंदर दोष बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अपने दोषों को छुपाने के लिए, लिखूंगा नहीं फिर भी लिख देता हूं, चलो। अपने दोषों को, अपने दोष को छुपाने के लिए दूसरों को दोषी बताना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। कैसे? एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है डांस वाला, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि, एग्जांपल क्या आ जाता है कि नाच न जाने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ क्या है, समझ रहे हो ना आप? इसका अर्थ क्या है कि नाचना तो आता नहीं है, और जब उससे पूछा कि नाचा नहीं, कैसे गिर गया, कैसे डांस नहीं हुआ तुझसे, तो वो क्या बोल रहा है कि आंगन ही टेढ़ा मेढ़ा था, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छे से नाच लेता। दोस्त किसमें? उसको, उसको नाचना नहीं आ रहा, और दोस्त किसको दे रहा है? आंगन को दे रहा है। मैंने बताया ना, जैसे मान लो कोई सिंगर है, गाना अच्छा गाता है, ठीक ठाक गा लेता है, सभी को पता है, वो बोलता था कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मुझसे गाना बहुत अच्छा गाया जाता है, ऐसा वगैरह वगैरह। जैसे उसको परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पे भेजा, वो जैसे गाना गाने लग जाता है, तो खरखर आवाज आती है, ये गलत है, तो वो क्या दोष देगा? माइक अच्छा नहीं है, तुमने माइक अच्छा नहीं रखा था, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छा गाता था, सामने वाला मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, सामने वाला बहुत ज्यादा शोर शराब कर रहा है, म्यूजिक अच्छा नहीं बजा रहे हो, बैंड अच्छा नहीं है, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ। तो वो क्या होता है कि उसको गाना नहीं आ रहा था, और दोस्त किसको दे रहा है? जो आमने सामने उसके साथ चीजें चली हुई है, जो रखी हुई है, उनको वो दोष दे रहा है। यानी कि वो अपने माध्यम में क्या बताएगा? कमी बताई जाएगी। इसमें, इस चीज को समझने के लिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि माध्यम में कमी बताई जाएगी। किसमें? माध्यम में। माध्यम में, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको याद करने के लिए, माध्यम में कमी बताई जाएगी। अभी एक बच्चे ने थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज किया था, और प्रक्षेपण के बारे में पूछा था। तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल बताया था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि प्रक्षेपण करना, दूसरों को दोष देना, बस इतना सा बात है। जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलने जाता है, पहली बॉल पे आउट हो जाता है, 0 रन बनाकर आ जाता है, पेवलिन लौट जाता है। उससे पूछा तो वो क्या बोलता है कि बॉल अच्छी नहीं थी, ग्राउंड अच्छा नहीं था, सामने वाला बॉलर मुझे पसंद नहीं था, नहीं तो मुझे खेलना तो बहुत अच्छा आता है, मैं तो होता ही नहीं आउट, लेकिन मेरे बॉल की कमी के कारण मैं आउट हो गया। प्रक्षेपण दोष किसको दे रहा है? वो बॉल को दे रहा है, अपने आप की कमियां नहीं बता रहा। दोष अपने आप को नहीं बता के किसको बता रहा है? दूसरे को बता रहा है, और यही क्या है? प्रक्षेपण करना है। ठीक है, ये मैंने जितना भी मेरे पास नॉलेज था इसके अनुसार मैंने बता दिया। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि एक खिलाड़ी, इसको सुन लेना, लिख लेना आप, क्योंकि काफी बड़ा एग्जाम्पल है, कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 0 रन पर आउट हो जाने पर दोष, बॉल को दोष बताता है, या फिर ग्राउंड को, वहां के मैदान को दोष बताता है, दोषी बताता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, लिख लेना इसको, आराम से सुन सुन के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां तक प्रक्षेपण। देखो आता है एग्जाम्पल में, क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछेगा एग्जाम्पल में, क्वेश्चन एग्जाम, सॉरी एग्जाम में क्या पूछेगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है ये, वो एग्जाम्पल में दे देगा, ऑप्शन दे देगा, प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है, दमन है, शमन है, युक्ति है, जुगाड़ है, क्या है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? प्रक्षेपण करना। ठीक है, ये भी दे सकता है, अपने दोस्त को छिपाने के लिए दूसरों को दोषी बताना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। अलग अलग तरीके से, बस आपको सबसे अच्छी बात क्या याद रखनी है? एग्जाम्पल, प्रक्षेपण का अर्थ याद रखना है,
आरोपित करना, दूसरों को आरोप लगाना, खुद की कमी नहीं बता के दूसरों की क्या बताना, कमी बताना, आरोपित करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मेथड का पहला वाला टास्क जो मैंने आपको बताया वो कहलाता है प्रक्षेपण। अब यहां से मुझे आप, मैं वेट कर रहा हूं आपका सभी का, आप मुझे जल्दी से बताएंगे, जल्दी से मुझे शुरू कर दे कि कोई समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता दे। ठीक है, चलो बताइए जल्दी से। ठीक है, आ गया समझ में? यहां तक सभी को क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ू। चलो अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आएंगे, पहला आया प्रक्षेपण, दूसरे भी आएंगे बहुत सारे, उनके अपन बात करेंगे। ठीक है, दूसरे अपन बात करते हैं प्रतिगमन। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इनके अगर आप डेफिनेशन नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिगमन, देखो प्रति का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रति यानी पहले, गमन यानी चलना, पूर्व की अवस्था में लौटना, पूर्व की अवस्था में लौटना। इसका अर्थ आप सिंपल सा याद रखना। देखो ये मैं जो लिखा रहा हूं ना, ये एक तरह से इस तरह से लिखा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि प्रतिगमन का क्या है। प्रतिगमन यानी पहले वाली, प्रति पहले, गमन यानी चलना, पहले वाली अवस्था में चलना। अवस्था लिखा है मैंने यहाँ पर क्योंकि मनोविज्ञान में बात अवस्था की होती है अधिकतर। ठीक है, अब इसमें याद कैसे करें, इनके एग्जाम्पल कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसके सामने समस्या आती है। भाई यहां पर बात किसी कर रहे हैं अपन, संतुलित होने की, एडजस्टमेंट होने की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, संतुलित होने की, एडजस्टमेंट होने की यहां पर अपन बात कर रहे हैं। क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसके सामने संतुलित होने के लिए कोई समस्या आ जाती है, तो संतुलित होना पड़ेगा उसको, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि अपनी पूर्व की अवस्था में लौट आता है। क्या करता है, अपनी पूर्व की अवस्था में लौट आता है। यानी कि संतुलित होने के लिए, क्या करने के लिए, संतुलित होने के लिए अपनी, अपने से जो अपनी एज है उससे, एज से हट के पहले वाली बच्चों वाली अवस्था में आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। ठीक है, और वो जो अवस्था लौटेगी उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। ठीक है, अब इसके में एग्जाम्पल की बात करें कि क्या आएगा एग्जाम्पल में। ठीक है, मान लो पूर्व की अवस्था में लौटा, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, अब वो संतुलित होने के लिए, आपको पता होगा कि जैसे पापा होते हैं, पापा, बेटे और पापा, बच्चा चल नहीं पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। अब वो घुटनों के बल चलता है। समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, घुटनों के बल बच्चा चलता है। अब पापा जब उसके सामने खेलते हैं तो पापा भी क्या करते हैं, घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। वो संतुलित एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, कि बच्चे को यह ना लगे कि मैं इससे काफी ज्यादा बड़ा हूं। जब पापा उसके सामने घुटनों के बल चलेंगे तो पापा कौन सी अवस्था में आ गए, शेषवा अवस्था में आ गए। अवस्था चेंज हुई कि नहीं हुई, वयस्क अवस्था से डायरेक्ट कौन सी अवस्था में आ गए पापा, शेषवा अवस्था में आ गए। यानी कि जो वयस्क आदमी है वो अपने से संतुलित होने के लिए, वो जब क्या करता है कि घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल, एक जवान व्यक्ति का, एक जवान व्यक्ति का छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे से मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर शेष अवस्था की तरह, की तरह चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर रोना, क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। यानी कि एक जवान व्यक्ति वयस्क अवस्था से, वयस्क अवस्था से कौन सी अवस्था में आया, शेष अवस्था में। यानी कि आप समझ रहे हो ना, इसमें सबसे बड़ा आपको क्या देखने को मिलेगा,
प्रतिगमन में पूर्व की अवस्था में लौटना, यानी कि इसमें अगर ट्रिक आप समझो, अगर ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं जिसमें अवस्था ही चेंज हो जाती है, अवस्था ही चेंज हो जाएगी, अवस्था ही चेंज हो जाएगी, यानी कि पहले शेष अवस्था से पहले किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से शेष अवस्था, वृद्ध अवस्था से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से शेष अवस्था। यानी कि जिस टास्क में, जिस संतुलित करने की स्थिति में अगर मान लो अवस्था ही चेंज हो जाती है, तो वो अवस्था ही चेंज क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। यानी कि एक जवान व्यक्ति द्वारा छोटे छोटे बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोना, वैस अवस्था से क्या आ गया? शेष अवस्था आ गया। एक मान लो 20-30 साल का बच्चा है, 30 साल 40 साल के व्यक्ति का अपने से छोटे बच्चे की तरह घुटने के बल चलना, तो वो कौन सी अवस्था में आ गया? शेष अवस्था में आ गया ना। तो अवस्था चेंज हुई कि नहीं हुई? और यही क्या कहलाता है? संतुलित होने के लिए। ये संतुलित इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने वाले को ये नहीं लगे कि यार ये मेरे साथ घुलना नहीं चाहते, मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। मान लो आप किसी बच्चे को खिला रहे हो तो उसकी तरह बात करनी पड़ती है। आपको पता होगा छोटे बच्चों को आप गोद लेते हो तो ले, मेरा बच्चा तोतला बोलना पड़ता है, उसकी तरह नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम वेरी हैप्पी यू। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये गलत लगेगा उनको, इफेक्ट ही नहीं करेगा बच्चों में। घुलने जब तक सिमिलर ऐसा लगे बच्चों को, रखते टाइम ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं सामने वाला बच्चा। प्रतिगमन, एडजस्टमेंट, क्लियर हुआ यहाँ तक समझ से? ठीक है, ये मैंने आपको प्रतिगमन बता दिया। अब आप बताइए मुझे कि आपको कोई समस्या यहाँ पर कोई समझ में नहीं आया हो तो वो चीज बताइए। क्लियर है तो लिखिए कमेंट में, सर क्लियर है, आगे बढ़िए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें बताइए मुझे क्या समस्या आपको दिख रही है। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। चलो, यहां तक प्रतिगमन में आपको कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसी अन्य संतुलित होने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए जो एडजस्टमेंट आएगा उसकी अलग बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। चलिए, तो प्रतिगमन और प्रक्षेपण आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट पलायन की। तीसरे नंबर पे आता है पलायन। पलायन और इसी को बोलते हैं पृथक्करण। पलायन, पृथक्करण। अब पलायन का अर्थ क्या होता है? सभी को पता होगा। देखो, पलायन करना, भाग जाना, भाग जाना। ठीक है, भाग जाना, पलायन। पृथक करना, पृथक्करण, सभी को पता होगा। एक विधि आती थी पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, पृथक करना उससे। मान लो इन दोनों को विधियों से पृथक करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों को अलग अलग कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? अलग अलग कर दो। तो ये क्या कहलाता है? भाग जाना, पृथक्करण करना, यानी कि अलग होना। ये सिंपल से वर्ड है, अलग होना, जो मैंने आपको इसमें बता दी है। क्या है? भाग जाना, पलायन भाग जाना, पृथक्करण अलग होना। दोनों वर्ड है, दोनों के मैंने अर्थ बता दिए। अब समझना, यहां पर अपन बात कर रहे हैं यहां पर मनोविज्ञान के बारे में। अब मनोविज्ञान में अलग किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? यहां पर बात किसकी करेंगे अपन? समस्या की। किसकी करेंगे? समस्या की। एडजस्टमेंट किसके लिए कर रहे हैं अपन? समस्या को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए। उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो समस्या को दूर करने के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब भाग जाना, अलग हो जाना। किससे अलग हो जाना? भाग किससे रहे हो, अलग किससे हो रहे हो? ये बात आएगी यहाँ पर समस्या से। किससे अलग हो रहे हो? समस्या से अलग हो रहे हो। देखो, पलायन करना, कुछ समय के लिए उस समस्या से अलग हो जा रहे हो। मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझेंगे क्योंकि ये चीजें ऐसे समझ में नहीं आएगी। पलायन करना, पृथक करना, अर्थ बता दिए मैंने। भाग जाना, अलग होना, समस्या से अलग होना। अब एग्जाम्पल की डायरेक्ट में एग्जाम्पल की बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है,
अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, समस्याओं से दूर होने के लिए भाग रहे हैं, बस समस्या से दूर करने के लिए अलग हो रहे हैं, समस्या से अलग हो रहे हैं, डर लग रहा है उस चीज का। एग्जाम्पल समझना डायरेक्ट। देखो, मान लो कोई विद्यार्थी 10th की तैयारी कर रहा था, 10th क्लास में है, कोई विद्यार्थी है जो 10th क्लास में पढ़ता है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? कोई विद्यार्थी है जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, एग्जाम दिए, अब रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आया? फेल आ गया है। क्या आ गया? फेल आ गया है। अब वो क्या कर रहा है कि बार बार एग्जाम दे रहा है, फेल होता जा रहा है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो करे तो क्या करे। अब वो उसको डर लगने लग गया है 10th के एग्जाम से, तो वो क्या कर रहा है? पढ़ाई छोड़ रहा है और उस 10th की रिजल्ट से, 10th की पढ़ाई से क्या कर लिया? अलग हो गया, उससे भाग जाता है वो। समझ में आया एग्जाम्पल? नहीं आया? दूसरा बहुत ही अच्छा आपका पारिवारिक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की थी जिसने एग्जाम्पल, मैंने जब पिछली वाली क्लास लगी थी तो उसमें सास बहू का एग्जाम्पल दिया था। मैंने बोला था उसको फिर कमेंट करके कि मैं जरूर आपको सास बहू के एग्जाम्पल ही दूंगा, क्योंकि इनमें सास बहू के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बैठते हैं। कैसे? मान लो कोई सास की बहू से लड़ाई हो जाती है, समस्या हो गई, लड़ाई हो गई तो हो गई नहीं है तो, अगर मान लो दोनों लड़ जाते हैं तो ये तो समस्या हो गई कि लड़ गए। अब समस्या, एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा किसी को। लड़ाई हो गई तो क्या इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, सासू पे चले जाएगी, घर में कोई नहीं रहेगा, वहां पे कोई रह नहीं सकता। अरे भाई एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है भाई, थोड़ा देर अलग ले लो, उसको अलग कर दो, रसोई अलग बना लो। एडजस्टमेंट तो ऐसे ही करना पड़ेगा, रहेंगे तो साथ लेकिन देखेंगे नहीं एक दूसरे को। तो सास बहू की लड़ाई हो जाती है तो बहू थोड़ा एडजस्टमेंट करती है, उसको समझाते हैं तू एडजस्ट कर ले, तू चुप हो जा। तो वो क्या करती है? थोड़े टाइम के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है उस समस्या को खत्म करने के लिए, ताकि लड़ाई आगे बढ़े नहीं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पलायन करना, पृथक्करण करना, उस समस्या से थोड़ा सा पलायन कर जाना। थोड़े समय के लिए क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं कि यार मैं अलग हो जाता हूं। भाई मान लो आपने देखा होगा ना, जब भी लड़ाइयां होती रहती है तो जब तक सामने वाला बोलता रहता है, फिर सामने वाला बोलेगा, अगर मान लो दोनों ही एडजस्ट नहीं करेंगे, दोनों ही बोलते जाएंगे, तो ये लड़ाई खत्म होगी या नहीं होगी? किसी न किसी को वहां से पलायन करना पड़ता है, पृथक होना पड़ता है उस चीज के बारे में। फिर क्या होती है? वो समस्या खत्म होती है, एडजस्ट होता है वो जो पलायन करने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दूं मैं। सासू जी से लड़ाई होने पर बहू द्वारा, सबसे अच्छा लिख देता हूं, ठीक है, सासू जी से लड़ाई होने पर बहू द्वारा एकांत कमरे में थोड़े समय के लिए बंद कर देना, बंद कर लेना। ठीक है, ये अच्छा एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया। आप चाहो तो वो वाला एग्जाम्पल भी लिख देना कि बहुत टाइम से वो 10th की पढ़ाई कर रहा था, रिजल्ट आता है, फेल होता जाता है, तो वो फेल के डर से क्या करता है? अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, उस पढ़ाई से अलग हो जाता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट अलग हो जाता है और वो क्या कर लेता है? पृथक हो जाता है उस चीज से, पढ़ाई से पृथक, कोई जॉब करने लग जाता है, कोई धंधा करने लग जाता है, डजंट मैटर, लेकिन वो पढ़ाई से अलग हो जाता है डर से। ठीक है, और वो क्या कहलाता है? पलायन, पृथक्करण करना, अलग होना, भाग जाना उस समस्या से, उस समस्या से थोड़े समय के लिए अलग होना समस्या से। ठीक है, यहाँ पर मेन अपन टारगेट किसकी लेके चलेंगे? सिर्फ ओनली समस्या के बारे में। ठीक है, यहां तक किसी को समझ में आया? मैंने आपको बता दिया पलायन, पृथक्करण क्या होता है, एग्जाम्पल बता दिया। अब मुझे बताइए कि कोई चीज समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल समझ में आया तो मैं दूसरा दूं, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, सभी को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो मैंने आपको तीन चीजें यहां पर बताई है। आज की क्लास जो लगी है, रेगुलर क्लास है, यही लगेगी। मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान की अपन बात कर रहे हैं। पहले वाली क्लास रिकॉर्डेड क्लास थी, जो नहीं लगी थी वो मैंने डाल दी थी, लगी होगी वो देखी होगी आपने। आज की क्लास रेगुलर बनेगी, लाइव क्लास चलेगी अपनी। जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको सभी के आंसर दिए जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें, रीट का एग्जाम कभी भी आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज भी आपको कम करने को देखने को मिलेगा। अभी डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री अपने, वो वेटेज को भी कम करेंगे, 70-30 की जगह हो सकता है 10-90 कर दे। और भी देखने को चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी जैसे
जो पात्रता एग्जाम में जो सर्टिफिकेट होता है वो जो 3 साल का वैलिड रहता है वो 3 साल ही रखे गए हैं। उसमें आपको पता होगा ओबीसी जनरल कैटेगरी टीएसपी नॉन टीएसपी के जो भी आपको देखे होंगे उसमें सभी में छूट मिली है, जैसे कि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में एससी एसटी में सब में 5% की छूट मिली है, 55% पे ही वो वैलिड हो जाएगा। और ओबीसी टीएसपी नॉन टीएसपी इनमें पूरा 60% है, और जो विकलांग है उनमें 36% है। बहुत सारे आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जो डोटा सृजन डाला था उनके ट्विटर पे, देखना आप उनको देखा होगा आपने, तो वो आप देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो चीज अपने लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है? अरे भाई कौन सा जो कंपटीशन मान लो किसी के 60% बनता है जर्नल में, तो 60% में तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता। वो सिर्फ एक एक सर्टिफिकेट होगा जो बन के आ जाएगा और उससे आप लटका लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें कोई नहीं। सबसे मेन मुद्दा जो ये है वो है 70-30 का, या तो उसको कम किया जाए या फिर 2 एग्जाम करवाया जाए। बेटर तो यही होगा कि 2 एग्जाम हो जाए तो सबसे अच्छा रहता है कि 60% पास होने के लिए, 55% जो इन्होंने किए पास होने के लिए, और उसके बाद दूसरा एग्जाम जो इनमें परसेंटेज में वैलिड है, जो एलिजिबल है, वो आगे दूसरा एग्जाम दे। ठीक है। दूसरा ये है कि जो 70-30 है उसको कम कर दे, 90-10 कर दे, बहुत अच्छा है, हो जाए। ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं रखेंगे, कल ऐसे ही रेगुलर क्लास बनी रहेगी, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो लाइव क्लास में आए, जो भी क्लास वीडियो देखे प्लीज शेयर लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, जो आप पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, मुझे करें, कमेंट करें, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, जैसा कि डिस्क्रिप्शन पे इस लाइव वीडियो में आपको क्लास में मेरा नंबर चल रहा होगा। मुझे मैसेज करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझे बताएं, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।